नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको प्रॉपरली और समय से मिलते रहें। निफ्टी इंडेक्स से इस आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 18,600 18,700 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग रही है। और आज के सेशन में देखिए तो निफ्टी का आज इंडेक्स है, आज वो कंसोलिडेट की स्थिति में रहा और इसमें करीबन आज निफ्टी है करीबन आधा से अधिक पॉइंट की इसमें गिरावट भी आज दर्ज हुई। करीबन 100 से 125 पॉइंट की आज निफ्टी में गिरावट हुई। और सप्ताह के जो आज जो लास्ट डे था तो आज इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिली। और देखें तो निफ्टी की जो ये रैली है वो कंटिन्यूस 8 दिनों के बाद में आज शांत हो गई है और पिछले 8 दिनों से निफ्टी में काफ़ी तेज़ी बनी हुई थी। और लास्ट 5 डे की बात करें तो लास्ट 5 डे में निफ्टी ने करीबन 1% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और 1 मंथ की बात करें तो इंडेक्स है वो करीबन 3 से 3.5% है वो दौड़ लगा चुका है। और तो देखें तो आज की तो पिछले की बात करें तो निफ्टी है वो पिछले लास्ट 8 डे से है वो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल पे था। और आज का जो डे है वो वीकेंड के एंड में और सप्ताह के लास्ट दिन को आज प्रॉफिट वसूली का दिन है वो देखने को मिला। और इसमें आज 100 से 125 पॉइंट की है वो गिरावट है वो देखी गई है। तो ये तो रही निफ्टी की बात। अब मित्रों बात कर लेते हैं आज की वीडियो से न्यूज़ से। तो आज पहले हम न्यूज़ चलते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पे लेते हैं। ब्रिटानिया जो बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी है और आज इस पर एक बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। ब्रिटानिया और इनके इंडस्ट्री की देखें तो एक जो न्यूज़ है कि ब्रिटानिया जो इंडस्ट्रीज़ है वो एक नए जॉइंट वेंचर है वो क्रिएट करने जा रही है। और इसने और जो फ्रांस की कंपनी है उसके साथ एक नया बेल ऐसे जो फ्रांस की कंपनी उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है। और ब्रिटानिया की जो सब्सिडरी की जो कंपनी है ब्रिटानिया डेयरी प्राइवेट लिमिटेड BDPL, तो ये एक जॉइंट वेंचर डेवलप करेंगे और जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग और सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करेंगे। इसका जो चीज़ प्रोडक्ट्स होता है उसकी ये जॉइंट वेंचर है उनका डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो BLSA जो है फ्रांस की जो कंपनी है वो इसमें जो ब्रिटानिया की जो फुल सब्सिडरी जो कंपनी है ब्रिटानिया डेयरी प्राइवेट जो है BDPL जो है इसमें 49% का स्टेक है वो इसमें ये BL ऐसे वो इसमें स्टेक खरीदने जा रही है। तो ये तो थी मित्रों दो दिन पहले की न्यूज़ जिसको हमने इस वीडियो के तहत कवर किया। और आज की ताज़ा न्यूज़ ये है कि जो ब्रोकरेज जो हाउस है जो पिछले जो मैंने Q2 के जो रिजल्ट्स है Q2 के रिजल्ट्स है और उसके बाद में जो ब्रोकरेज जो हाउस हैं उसने दो जो फार्मा कंपनियाँ हैं जो दो फार्मा कंपनी की बात करेंगे जिसमें एक जो फार्मा कंपनी बताई जा रही है फार्मा कंपनी जिसमें सिप्ला पहली जो फार्मा कंपनी है सिप्ला और डेविस लैब की बात करेंगे। तो डेविस लैब तो इन दोनों जो कंपनियां हैं इनका ब्रोकरेज जो हाउस है उनका विश्वास है इन दो कंपनियों पर काफ़ी इस महीने नवंबर माह में काफ़ी कम देखने को मिला है। और इसका जो विश्वास है जो ब्रोकरेज हाउस है उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा ब्रिटानिया पर काफ़ी देखने को मिला है। और ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस ने ब्रिटानिया को काफ़ी अच्छी रेटिंग नवंबर माह में दी है और इसमें ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ब्रिटानिया पर काफ़ी अच्छी रेटिंग हुई है और इसमें काफ़ी ब्रिटानिया में काफ़ी इसमें खरीदारी भी देखने को मिली है। और बात करें तो इन दो कंपनी की जो फार्मा जो कंपनियां डेविस लैब और सिप्ला इनमें काफ़ी डाउनग्रेड रेटिंग है वो देखने को मिली है। तो इसी रिपोर्ट को हम आज इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या ब्रिटानिया जो डेविस लैब के जो शेयरों में ब्रोकरेज जो हाउस है ब्रोकरेज जो फर्म है वो डेविस लैब और सिप्ला के शेयरों पर इनका भरोसा घटा है। इसका कारण भी हम जानेंगे इसमें। डेविस लैब और सिप्ला के जो नवंबर महीने के जो टॉप 3 जो स्टॉक्स हैं उनमें जो डाउन ग्रेड की जो रेटिंग्स में ये डेविस लैब और सिप्ला है वो शामिल है। यानी देखिए ना रिपोर्ट ये है कि जो नवंबर जो माह रहा है नवंबर जो मंथ रहा है इसमें जो ब्रोकरेज जो हाउस है उनकी तरफ से जो डाउनग्रेड की जो जितने भी डाउनग्रेड में देखें तो टॉप 3 जो स्टॉक्स हैं उनमें एक नंबर पे डेविस लैब रहा और दूसरे नंबर पर है वो सिप्ला रहा। यानी इनको डेविस लैब और सिप्ला को सबसे डाउनग्रेड रेटिंग मिली है। और वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में जो Q2 के जो कमज़ोर नतीजे जो आए हैं उसकी वजह यही रहे कि कमज़ोर जो Q2 रिजल्ट आए हैं वो इन दोनों फर्मों को डाउन रेटिंग का सामना करना पड़ा है। और डेविस लैब की बात करें तो डेविस लैब के Q2 जो रिजल्ट थे उसमें इसको ईयर टू ईयर देखें तो 18.6% की इसकी इसमें सालाना आधार पर इसमें 18.6% की आय में कमी हुई थी। और इनकम में देखें तो 6.7% की गिरावट वो देखने को मिली थी। तो ये एक रिपोर्ट को हम इसमें देख लेते हैं। तो 2023 की बात करें तो नवंबर माह में जो एनालिस्ट हैं वो अलग अलग स्टॉक्स की जो रेटिंग रिवीजन दिया है इनमें उस आउटलुक में देखें तो ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा जो विश्वास है वो ब्रिटानिया बिस्किट बनाने वाली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पे रहा है और सबसे ज़्यादा एनालिस्ट ने अपग्रेड इसी को किया। और डेविस लैब की बात करें तो सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड की रेटिंग इसी पर देखने को मिली है। और तो ब्रिटानिया को मजबूती का जो मिला है उसका कारण इसमें क्या बताया गया है कि जो ब्रिटानिया जो इंडस्ट्रीज है उसमें इसको जो टॉप जो रेटिंग जो मिली है या यूँ कहें कि ब्रोकरेज जो हाउस है उनका जो विश्वास
रहा है, इसका विश्वास का कारण ये रहा कि ब्रिटानिया के जो Q2 रिजल्ट थे काफ़ी मजबूत थे और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां एबिडिटा में सितंबर माह में सालाना आधार पर काफ़ी बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली थी। और इसका जो एबिडिटा बात करें ब्रिटानिया का, तो 15.5% से बढ़कर 16.3% पर पहुंच गया है। सितंबर की तिमाही में कंपनी के जो बाजार जो हिस्सेदारी है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इस अवधि में कंपनी ने जो इंडिया के जो ग्रामीण जो सेक्टर्स है, ग्रामीण सेक्टर में 28,000 नए डीलर जोड़े हैं। तो ये एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस के लिए एक बड़ा कारण रहा है जिन्होंने ब्रिटानिया पर इसमें नवंबर माह में काफ़ी इसमें विश्वास दिखाया है और इसमें काफ़ी इसमें खरीदारी ब्रोकरेज हाउस ने इसमें की है। और सितंबर की तिमाही में देखें कंपनी की जो बाजार जो हिस्सेदारी है तो उसमें 15 साल के हाई लेवल पर ये पहुंच गई है। तो इसमें देखें तो ब्रिटानिया की जो बाय कॉल की जो रेटिंग रही है वो 20 के आसपास रही है और ब्रिटानिया की रेटिंग नजर आता है अक्टूबर महीने में इसमें 20 एनालिस्ट की बाय कॉल थी, जबकि 16 जो एनालिस्ट है उसने होल्ड कॉल इसको दे रखी थी। तो कुल मिलाकर के देखें तो इसमें नवंबर का जो पूरा माह है इसमें ब्रिटानिया जो है ब्रोकरेज हाउस के सबसे जो विश्वसनीय जो स्टॉक्स हैं उनमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज रही है। और इसमें देखें तो दूसरी एफएमसीजी जो कंपनियां इसमें एचयूएल है, टाटा कंज्यूमर है और आईटीसी की रेटिंग अक्टूबर की तुलना में नवंबर में इनकी भी रेटिंग में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी जो ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस की नज़र में और कुल मिलाकर 3 जो स्टॉक रहे नवंबर माह में 3 स्टॉक रहे। नंबर 1 पर रहा ब्रिटानिया, 1 पर ब्रिटानिया रहा और 2 पर एचयूएल रहा और तीसरे नंबर पर रहा टाटा कंज्यूमर और चौथे नंबर पर रहा आईटीसी। कुल मिलाकर देखें तो इन 4 स्टॉक्स में एफएमसीजी के जो 4 स्टॉक्स हैं इस पर ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी इसमें खरीदारी भी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। और अब बात कर लेते हैं मित्रों जीडीपी की, इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी की बात करते हैं। तो इंडियन जो जीडीपी है उस पर जो वर्ल्ड जो जीडीपी है वो दूसरी जो इकोनॉमीज हैं उनकी तुलना में इंडियन जो इकोनॉमी है उस पर वर्ल्ड का काफ़ी विश्वास है वो देखने को मिल रहा है। और ये एक रिपोर्ट के द्वारा एसबीआई जो बैंक की एक रिपोर्ट आई है उसमें ये ऐसा कहा गया है। एसबीआई जो बैंक है उसकी एक रिपोर्ट में कहा कि दुनिया में जो आर्थिक अनिश्चितता जो फिलहाल बनी हुई इन्फ्लेशन की स्थिति चल रही है और एक जो आर्थिक अनिश्चितता है उसके माहौल में जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी इकोनॉमी रही है जिसमें काफ़ी विश्वास है वो दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका काफ़ी विश्वास इसमें बना हुआ है। और ये एसबीआई जो बैंक है उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया कि फूड प्राइसेज के मामले में इंडिया का प्रदर्शन सबसे अच्छा बेहतर है। यानी जो खाद्य जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतें हैं जो काफ़ी बड़ी वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी हैं और हालांकि इंडिया में भी तुलनात्मक रूप से हमारे भी यहाँ जो खाद्य वस्तुएं हैं उनकी प्राइसेज काफ़ी बड़ी हैं। लेकिन अगर महंगाई की बात करें तो विश्व के दूसरे देशों की जैसे यूएसए की बात करें और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनकी तुलना में हमारे देश में काफ़ी है वो महंगाई और जो खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो काफ़ी कम बढ़ी हुई देखने को मिली और उसमें बेहतर प्रदर्शन दुनिया की तुलना में रहा, जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है और जर्मनी के मुकाबले यहाँ जो कीमतें पिछले 1 साल में सबसे कम बढ़ी हैं। हालांकि हमारे यहाँ कीमतें भी बढ़ी हैं लेकिन अगर विश्व के दूसरे देशों की तुलना करें तो उसमें उनकी तुलना में कम बढ़ी है। तो ये जो एसबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारतीय जो इकोनॉमी है उसमें वर्ल्ड की है वो काफ़ी वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका काफ़ी भरोसा बढ़ा है। तो इस एसबीआई की इस रिपोर्ट में बताया गया अगर इंडिया में किसी परिवार का जो खर्च है सितंबर 21 में अगर 100 रुपये था, सितंबर 21 की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना करें 21 और 22 की तुलना करें तो सितंबर 21 में किसी जो फैमिली का खर्च वो 100 रुपये था तो इंडिया और अमेरिका में ये 12 रुपये बढ़ चुका है। इंडिया और अमेरिका में ये 12 बढ़ चुका है, लेकिन जर्मनी में ये इसका जो फैमिली का खर्च वो 20 रुपये बढ़ा है और इंग्लैंड में वो 23 रुपये बढ़ा है। तो ऐसा है एसबीआई की रिपोर्ट में कहा है। फूड प्राइसेज के मामले में इंडिया का जो प्रदर्शन है वो वर्ल्ड में सबसे बेहतर है। सितंबर 21 में 4 जो देश उनमें 100 रुपये किसी चीज़ की कीमत जो थी वो अमेरिका में 25 रुपये बढ़ी है और इंग्लैंड में 18 रुपये बढ़ी है, जर्मनी में 15 रुपये बढ़ी है। तो ये एक एसबीआई की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। तो इंडियन इकोनॉमी की जो सेहत है वो बेहतर जो एसबीआई जो बैंक की रिपोर्ट आई है, इस एसबीआई बैंक की जो रिपोर्ट आई इसमें कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी की जो सेहत है वो काफ़ी बेहतर वर्ल्ड की इकोनॉमी की तुलना में है। और इसमें कहा गया गोल्डमैन सैक्स जो ग्रुप है उसमें भी के जो चीफ है इंडियन इकोनॉमी है उसने भी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें काफ़ी दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी मुकाबले में अच्छी रेटिंग इन्होंने दी है। और सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने के लिए भी काफ़ी उपाय किए हैं और उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए इंसेंटिव जो प्लान्स हैं गवर्नमेंट ने, और इस दौरान जो इंसेंटिव प्लान दिए हैं वो भी काफ़ी बेहतर प्लान दिए हैं जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी इसमें कंपनी में महंगाई की इनको काफ़ी कम सामना करना पड़ा। इसके अच्छे नतीजे मिले और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के जो विदेशी संस्था का जो एफआईएज हैं विदेशी जो संस्था का निवेश है खास करके फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको काफ़ी जो इंटरेस्ट है वो इंडियन इकोनॉमी में इनका देखने को मिला है। और यही वजह रहेगा कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो आगे भी इसमें एफआईएज के लिए वो काफ़ी एफआईएज की दृष्टि से काफ़ी अच्छा माहौल है इसमें देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं मित्रों रेलवे स्टॉक्स की। तो रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनमें जो सेंट्रल रैली है वो काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है और प्री बजट से जो 2023 का जो बजट आने वाला है फरवरी में और उस बजट में जो काफ़ी घोषणाएं होने वाली है इस उम्मीद में अभी रेलवे जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी वो तेज़ी है पिछले दिनों देखने को मिली है और ये तेज़ी है वो प्रॉफिट बुक में बदल चुकी है।
क्योंकि इसमें जो रेलवे के स्टॉक्स हैं ये टेक्निकल दृष्टि से माना जाता है कि रेलवे के जो स्टॉक्स हैं आमतौर पर ये टेक्निकल प्ले के तौर पे देखा जाता है। यानी इसमें रेलवे के जो स्टॉक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए इनमें पैसा लगाया जाता है। इसका कारण ये होता है कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होती हैं वो बदलते हुए उनमें देर नहीं लगता, इसलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए रेलवे के जो स्टॉक्स हैं वो उनमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ही लगाया जाता है। लेकिन जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से जिसने पैसा लगाया उनको इसमें इस न्यूज़ से इसको उनको ज़्यादा असर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण है कि लॉन्ग टर्म में ये रेलवे जो स्टॉक्स है वो आपको बेहतर ही रिजल्ट वो देने वाले हैं। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिहाज से देखें और बजट के लिहाज से देखें तो रेलवे के जो स्टॉक्स हैं जिनमें IRFC है, RVNL है और रेलटेल है, तो ये जो काफ़ी जो रेलवे से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं इनमें ऑलरेडी है वो काफ़ी तेज़ी वो देखी गई है, काफ़ी तेज़ी हो चुकी है। और अब इनमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से इनमें प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को पिछले 2 दिन से देखने को मिल रही है। तो और आगे इनका देखें तो आगे इनमें थोड़ा वो इनमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। और अब बात कर लेते हैं मित्रों सेबी की। तो सेबी ने आज म्यूचुअल फंड्स को कुछ डायरेक्शंस जारी किए हैं। यानी जो सेबी है रेगुलेटर, जो बाजार की रेगुलेटर है, उसने सेबी ने जो म्यूचुअल फंड्स जो हाउस है म्यूचुअल फंड हाउस को कुछ निर्देश दिए हैं। निर्देश में ये कहा है कि जो संदिग्ध जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ है वो म्यूचुअल हाउस को जो संदिग्ध जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ इनको कार्रवाई करनी चाहिए। इसका कारण ये बताया है सेबी ने कि सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड के नाम का जो दुरुपयोग करने वाले जो निवेशकों को लुभाने वाले जो संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है कि जो फ्रॉड करते हैं और म्यूचुअल फंड के नाम पर जो निवेशक होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड किया जाता है तो उन फ्रॉड को रोका जाना चाहिए, ये सेबी ने अपने निर्देश में कहा है। सेबी ने फंड हाउसेज को एक पत्र लिखकर ये कहा है कि मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर कुछ संदिग्ध समूह देखे गए, ये म्यूचुअल फंड के नामों को भ्रामक या गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और इनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा है वो सेबी ने फंड हाउस म्यूचुअल जो फंड हाउस है उनको अपने लेटर में ऐसा कहा है। तो सेबी ने ये आज अच्छी कार्रवाई है वो म्यूचुअल हाउस की तरफ से देखने को मिलनी चाहिए। और मित्रों अब बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पर भी आज इसमें एक अच्छी न्यूज़ निकल कर के आ रही है और गोदरेज प्रॉपर्टी ने भी एक नई है वो देखें तो अच्छी न्यूज़ ये है कि गोदरेज गोदरेज जो प्रॉपर्टीज है उसने मुंबई के कांदीवाली में 18 एकड़ ज़मीन उसने खरीदी है और इसमें एक बड़ा अपार्टमेंट है वो तैयार करने वाली है। और देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो एक बड़ा आवासीय कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये एक बड़ा आवासीय प्रोजेक्ट होगा। और जो 18 एकड़ में ये जो 18 एकड़ ज़मीन यहाँ खरीदी है और ये जो प्रोजेक्ट है कंपनी का लगभग 7,000 करोड़ रुपये की अनुमानित रेवेन्यू पोटेंशियल का बताया जा रहा है। यानी कंपनी की तरफ से ये बताया गया कि जो ये कांदीवाली जो प्रोजेक्ट होगा ये करीबन 7,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इससे गोदरेज प्रॉपर्टी को हो सकता है। और इस प्रोजेक्ट में करीबन 37 करोड़ वर्ग फुट का डेवलपमेंट पोटेंशियल भी इसमें शामिल है। तो आने वाले लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी वो इससे काफ़ी बेहतरीन रेवेन्यू 7,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसको मिल सकता है गोदरेज प्रॉपर्टी को। तो ये आज एक अच्छी न्यूज़ निकल करके आ रही है। और अब बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की। और मारुति सुजुकी पर भी आज आपको 2 न्यूज़ देखने को मिल रही है। और पहली तो ये कि मारुति सुजुकी अपने जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके ऊपर अपनी इनकी रेट है वो जनवरी 23 से इनकी रेट इंक्रीज करने का फैसला इसने लिया है। आने वाले दिनों में मारुति सुजुकी के जो वाहन हैं उन पर आपको रेट है वो बढ़ती हुई दिखेगी और ये जो रेट है वो जनवरी 23 से वो बढ़ने की मिलेगी। दूसरे दोनों ही न्यूज़ अपन इसमें कवर कर लेते हैं। मारुति सुजुकी टू रेज प्राइस फ्रॉम द जनवरी 23, यानी कंपनी है वो कि जो जितने भी व्हीकल्स हैं उन पर जनवरी है वो 23 से इन पर व्हीकल्स की रेट है वो बढ़ाने वाली है। और व्हीकल्स की जो रेट बढ़ेगी उसका फायदा कंपनी के रेवेन्यूज है वो काफ़ी बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं। मारुति सुजुकी सेड इज कंटिन्यूज टू विटनेस इन द इंक्रीज कॉस्ट प्रेशर ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड द रिसेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और इसका कारण ये बताया है कि जो जनवरी 23 से कंपनी अपनी गाड़ियों की जो रेट बढ़ाने वाली है, जनवरी 23 से जो रेट बढ़ाएगी उसका कारण बताया है कि कंपनी के जो कॉस्ट जो प्रेशर कंपनी के जो लागतें वो काफ़ी बढ़ गई हैं। और लागतें बढ़ने का एक जो कारण है इन्फ्लेशन, महंगाई बताया जा रहा है और रिसेंट की जो रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से कंपनी के जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़े हैं। और कंपनी है वो कॉस्ट जो बढ़े हैं उनकी पूर्ति के लिए उनमें जो गाड़ियाँ हैं उनकी रेट है वो जनवरी 23 से बढ़ाने वाली है। और एक बड़ी और न्यूज़ इस पर भी निकल के आ रही है और वो न्यूज़ भी अपन कवर कर लेते हैं। इसमें दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि मारुति सुजुकी का जो प्रोडक्शन है वो गो डाउन इन दिसंबर, यानी दिसंबर माह की बात करें तो मारुति सुजुकी का जो प्रोडक्शन है वो कम देखने को मिलेगा। और जो प्रोडक्शन जो दिसंबर माह में मारुति का जो गाड़ियों का जो प्रोडक्शन है कम होने वाला है, उसका एक कारण ये चाइना में जो लॉकडाउन देखने को मिल रहे हैं। चाइना में जो लॉकडाउन मिल रहा है उसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है। द फ्रेश स्पेट ऑफ द लॉकडाउन इन द चाइना हैज इफेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। और जो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो इसमें एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि चाइना में लॉकडाउन की वजह से, चाइना में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई है वो इसमें सप्लाई है वो प्रभावित होने वाली है, जिसकी वजह से दिसंबर जो माह आने वाला है, दिसंबर माह में मारुति के जो प्रोडक्ट्स हैं, मारुति का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है। और जो दिसंबर का जो प्रोडक्शन है वो नवंबर माह की
तुलना में है वो काफ़ी है वो कम देखने को मिल सकता है। ऐसा मैनेजमेंट ने प्रेस रिलीज में आकर के ऐसा कहा है। आईपीओ की बात करें तो आज यूनिपार्ट्स का जो आईपीओ था उसका आज भी ये रनिंग में था। और यूनिपार्ट्स आईपीओ की बात करें तो आज इसका अंतिम दिन था। यूनिपार्ट्स आईपीओ जो था उसका आज लास्ट डे था। और ग्रे मार्केट की प्रीमियम बात कर देखें तो कितना सब्सक्राइब हुआ, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम हुआ, वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखें तो गुरुवार के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था 45 चल रहा था और आज शुक्रवार के दिन 65 ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका आसपास चल रहा है। और देखें यूनिपार्ट्स जो इंडिया है उसका जो शेयर है वो अनलिस्टेड जो शेयर है वो 622 रुपये के आसपास वो ट्रेंड कर रहा है। और इसमें देखें तो अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज के दिन शुक्रवार के दिन की बात करें तो इसका यूनिपार्ट्स इंडिया जो शेयर है वो लगभग 2 गुना से ज़्यादा है, वो सब्सक्राइब हो चुका है। और कंपनी है वो 836 करोड़ रुपये मार्केट से जुटाएगी। और इसी के दिन रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से ये 2 गुना सब्सक्राइब हो गया है। और इसका नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें 3 से 3.5% के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो इन्हें करीबन 28,16,875 शेयरों की बोली लगाई है। और कंपनी का जो इश्यूज है वो पूरी तरह से ओवर सेल है। और कंपनी की जो प्राइस है, कंपनी का इश्यू जो प्राइस है वो 577 रुपये का इशू प्राइस है। और इसकी मार्केट प्रीमियम की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम बात करें तो गुरुवार के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था 45 रुपये चल रहा था। और आज के दिन की बात करें तो बुधवार के दिन ये 65 रुपये से करीब 20 रुपये अधिक है, यानी 85 रुपये के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और आज की बात करें तो आज का जो अनलिस्टेड जो इसका शेयर है, अनलिस्टेड शेयर है वो शुक्रवार के दिन ये 622 रुपये के आसपास चल रहा है। और इसका इश्यू प्राइस देखें तो 577 रुपये। अगर कंपनी 577 रुपये की लिस्टिंग होती है और यदि 622 के हिसाब से चले तो इसमें आपको काफ़ी है वो 60 से 70 रुपये का प्रीमियम आपको इस पर मिल रहा है। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। और आज एक जो न्यूज़ है आपको यस बैंक पर भी देखने को मिल रही है। और यस बैंक की भी बात कर लेते हैं अपन। तो यस बैंक की बात देखें तो यस बैंक आज आपको 2 से 2.5% की वो तेजी इसमें देखने को मिली है। और यस बैंक पर भी कल के दिन भी हमने एक न्यूज़ कवर की थी कि जो यस बैंक है वो SBI बैंक से इसकी बातें चल रही हैं। और SBI बैंक से करीबन वो 16,000 करोड़ रुपये का लोन की बातें चल रही हैं कि SBI से 16,000 करोड़ का लोन अरेंज करना चाहता है। और आज की न्यूज़ देखें तो यस बैंक पर भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के जा रही है। और यस जो बैंक है यस बैंक ने अपनी 4% की जो हिस्सेदारी बेचने की जो हम पिछले माह में देखे थे उसके न्यूज़ ने, पिछले माह की ये जो न्यूज़ थी कि उसने RBI से ये अनुमति मांगी है कि यस बैंक अपनी 4% की हिस्सेदारी बेचे। तो RBI ने उसको मंजूरी दे दी है। और 8,898 करोड़ की जो हिस्सेदारी है बेचने की उसको यस बैंक को सशर्त है वो RBI से मंजूरी मिली है। और RBI ने यस बैंक को अपनी करीब 8,898 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी को 2 अमेरिकी जो प्राइवेट इक्विटी जो फर्म है, यानी अमेरिका की 2 जो प्राइवेट फर्म्स है, एक में कार्लाइल ग्रुप है और दूसरा एडवेंट इंटरनेशनल, इनको बेचने की वो सशर्त मंजूरी दे दी है। और तो देखें इससे यस बैंक का अपनी 4% की हिस्सेदारी है इन दोनों ग्रुप्स को बेचेगा। और जिससे करीबन ये जो हिस्सेदारी है 4% की हिस्सेदारी करीबन 8,898 करोड़ रुपये की होगी। तो ये थे तो मित्रों ये थी आज की महत्वपूर्ण जो न्यूज़ थी वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए। और अगले लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।